बहुत से लोग शेयर मार्केट में आते हैं और उनके साथ क्या होता है, 10 में से 9 लोग अपना पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को ख़राब करते हैं और वो बाहर जाके बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक सट्टा है, यहाँ पे पैसा कमाना इम्पॉसिबल है, यहाँ पे आके कोई भी कभी भी पैसा नहीं बना सकता। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक अच्छी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टाइम दें, अपनी इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम तक रखें, तो हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं शेयर मार्केट में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में, और ये वीडियो पहली वीडियो है शेयर मार्केट फॉर बिगिनर सीरीज़ की, जिसमें अगर आप शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड हो और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हम आपको एक बिगिनर से एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में पूरी हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शेयर मार्केट में मार्केट का क्या मतलब है। जब भी हम किसी मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में दो लोग होते हैं या दो पार्टीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सचेंज करती हैं। वैसे ही जब मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं, यहाँ पे भी हमारी दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी जिसको अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसा चाहिए, दूसरी पार्टी जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, उसको अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना या पैसा देना है। तो मान लो एक कंपनी है जिसको एक पैसा चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो वो फाइनेंशियल मार्केट का यूज़ करके वो पैसा इन्वेस्टर से लेती है, जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस रन करती है। अब ये कंपनी को ये इन्वेस्टर पैसा कैसे देता है, ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है? तो ये ट्रांजैक्शन होती है दो तरीके से। पहला तरीका होता है शेयर्स का तरीका, कि एक कंपनी मान लो कि 100 रुपये की है और उसके 10 शेयर हैं, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई, 10 रुपये। तो वो कंपनी पैसा लेने के लिए अपने 2 शेयर सेल करेगी। तो 2 शेयर सेल किए तो एक इन्वेस्टर ने 2 शेयर्स के बदले कंपनी को 20 रुपया दिया। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर देती है और इन्वेस्टर शेयर्स के बदले कंपनी को पैसा देता है। और शेयर मार्केट की एक खासियत ये होती है कि हर शेयर के बदले इन्वेस्टर को उस कंपनी में उतनी ओनरशिप मिलती है। हर इन्वेस्टर जितने का शेयर खरीदता है उतने हिस्से का कंपनी का मालिक बन जाता है। और दूसरा तरीका होता है डेट का। डेट जैसे कि हम लोन लेते हैं, वैसे ही कंपनीज लोन लेती हैं और टाइम टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट करती हैं और एक टाइम के बाद पूरे का पूरा प्रिंसिपल उनको वापस दे देती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इन्वेस्टर ने इस कंपनी का शेयर क्यों खरीदा, उसको क्या फ़ायदा होगा। तो एक इन्वेस्टर को किसी कंपनी का शेयर खरीदने से दो तरीके से फ़ायदा होता है। पहला, प्राइस एप्रिसिएशन। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो ये इन्वेस्टर जिसने इस कंपनी का शेयर 10 रुपये में खरीदा था, मान लो उस शेयर का प्राइस बढ़ के 10 से 20 रुपये हो जाए, तो उस इन्वेस्टर को एक शेयर पे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इसे हम बोलते हैं शेयर प्राइस एप्रिसिएशन। और दूसरा तरीका होता है डिविडेंड्स का, जिसे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स नॉर्मली ध्यान नहीं देते। लेकिन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई शेयर कितना डिविडेंड देता है। जैसे कि डिविडेंड क्या होता है, तो मान लो ये कंपनी सारा बिजनेस रन करने के बाद इसको 1 साल के बाद 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 100 रुपये में से कंपनी ने 30 रुपये रखे आगे आने वाले टाइम में अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। तो कंपनी के पास अभी कितने पैसे बचे, 70 रुपये। तो वो 70 रुपये कंपनी क्या करती है, अपनी मर्जी से शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मान लो उस कंपनी के 10 शेयर्स थे, तो हर शेयर होल्डर को 7 रुपये मिलेंगे। तो ये होता है डिविडेंड्स। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको फिर से समझाऊं तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से जितना पैसा आगे अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए रखती है और जो पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और वो हर शेयर होल्डर को जितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है वो डिविडेंड होता है। और डिविडेंड में एक खास बात ये होती है कि ये कंपनी की मर्जी होती है कि उसको डिविडेंड देना है या नहीं देना, क्योंकि बहुत सी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती और बोलती हैं कि वो सारा प्रॉफिट अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए लगाएंगी। अगर मैं आपको एक प्राइस एप्रिसिएशन का एग्जांपल दूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा एमआरएफ शेयर का। जो शेयर एक टाइम पे 1500 रुपये का था, अगर किसी ने वो शेयर उस टाइम पे 1500 रुपये में खरीदा होता तो उसका प्राइस बढ़ के एक टाइम पे 70,000 से भी ज़्यादा हो गया था। अब जब भी हम प्राइस एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत एग्जांपल आते हैं, लेकिन हम डिविडेंड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने अपने इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम अच्छा डिविडेंड दिया, क्योंकि डिविडेंड भी तो एक तरीके से रिटर्न है और इन्वेस्टर्स को उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर अब मैं डिविडेंड्स की बात करूँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है कोल इंडिया का। कोल इंडिया का शेयर प्राइस अभी 200 के अराउंड है और ये कंपनी ने अभी तक 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा का डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि डिविडेंड में भी कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आप एक अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी को चूज़ करते हैं। अगर आपको अभी भी डिविडेंड में कन्फ्यूजन हो रही है तो डिविडेंड आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अब अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मुझे फिर से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता। मैं ये तो समझ गया था कि डिविडेंड तो कंपनी के प्रॉफिट से आता है, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है। अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर प्राइस आज 100 रुपये है तो उसका 100 से बढ़ के 150 कैसे हो जाएगा। वो कौन से फैक्टर हैं जो कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं।
चलिए अब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ी। अगर मैं 3 वर्ड्स में बताना चाहूँ कि एक शेयर के प्राइस ऊपर नीचे कैसे होते हैं, तो वो 3 वर्ड्स हैं डिमांड एंड सप्लाई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया कि बड़े बड़े वर्ड्स फेंक के डिमांड और सप्लाई, ये एक्चुअल में होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये कंपनी आज स्टार्ट हुई, इस कंपनी के शेयर की वैल्यू 1 रुपये थी इस टाइम पे, और उस कंपनी के 100 शेयर्स थे, और उस टाइम पे कंपनी की सेल्स थी सिर्फ 10 रुपये की। मान लो 10 साल बाद यही कंपनी की सेल्स 10 रुपये से बढ़ के 100 रुपये हो गई, तो कंपनी 10 गुना बड़ी हो गई। उस टाइम पे भी कंपनी के शेयर्स कितने रहे? शेयर्स तो अभी भी 100 रहे, लेकिन कंपनी बड़ी हो गई, तो और लोग भागेंगे मार्केट में और बोलेंगे कि मुझे भी इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, क्योंकि ये तो कंपनी बड़ी हो रही है। और जब कंपनी बड़ी होती है तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं उस कंपनी का शेयर्स खरीदने के लिए, लेकिन शेयर तो उतने ही रहेंगे, सप्लाई तो उतनी ही रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, जब ज़्यादा इन्वेस्टर्स खरीदने के लिए आएंगे तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि मैं ये शेयर जो उसने 1 रुपये पे खरीदा था, आज मैं वो 4 या 5 रुपये पे बेचूंगा। तो ऐसे करके जब डिमांड बढ़ती है किसी कंपनी की, तो उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। और डिमांड कैसे बढ़ती है? डिमांड बढ़ती है कंपनी के बिजनेस से। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ती है, जिससे कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, आज कंपनी की सेल्स 10 रुपये थी और कल को सेल्स गिर के 1 रुपया हो गई, तो क्या होगा? तो जो अभी के इन्वेस्टर्स थे वो भी सोचेंगे कि मैं इस कंपनी की हिस्सेदारी बेच के किसी दूसरी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदता हूँ। उस केस में क्या होगा? उस केस में ज़्यादा सेलर्स आएंगे, खरीदने वाले कम होंगे, तो उस केस में कंपनी का शेयर प्राइस नीचे को जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है डिमांड और सप्लाई, जिसके बेस पे कंपनी का प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते हैं। और डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स। क्या कंपनी का बड़ा होना ही एक रीज़न होता है शेयर प्राइस के ऊपर और नीचे जाने का? नहीं दोस्तों, एक कंपनी के शेयर प्राइस को मूव करने के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी वाइज होते हैं, और कुछ कंपनी स्पेसिफिक होते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। आप कंफ्यूज मत होएं, इसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा आने वाले टाइम में कि कौन सा फैक्टर किस कंपनी के शेयर को कैसे मूव करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इन्वेस्टर ने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया और उसको ये शेयर बेचना है, तो वो कैसे बेचेगा? ये ट्रांजैक्शन कैसे होगी? क्या मैं जाते रास्ते में किसी को पकड़ के बोलूँगा कि मुझे शेयर बेचना है, तुम खरीद लो? नहीं दोस्तों, इसके लिए इंडिया में एक्सचेंजेस होती हैं। एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे शेयर्स की ट्रांजैक्शन होती है। शेयर एक आदमी से निकल के दूसरे आदमी के पास जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं और वो कैसे काम करती हैं। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, और दूसरी एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इस टाइम पे जहां पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है। अगर मैं आपको वॉल्यूम के टर्म्स में समझाऊं तो जहां पे शेयर्स की सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होती है। तो क्या मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर सीधा एक्सचेंज में जाके बाय और सेल करेंगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पिक्चर में आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स और एक्सचेंज के बीच में बैठे होते हैं और हमारे ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। वो हमसे ऑर्डर लेके उसको एक्सचेंज में लेके जाते हैं और हमें कंफर्मेशन ला के देते हैं। और दोस्तों, ब्रोकर्स के बिना हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स को ट्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जब भी हम बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स का रेगुलेटर होता है आरबीआई। आरबीआई वो एंटिटी होता है जो पूरे बैंक्स को रेगुलेट करता है। वैसे ही अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो ये पूरे शेयर मार्केट से लेके एक्सचेंज को रेगुलेट करता है सेबी। सेबी एक ऐसी एंटिटी है जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स का ध्यान रखता है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टर्स को, उसको रिजॉल्व करने के लिए सेबी पिक्चर में आता है। और सेबी पूरी मार्केट में ये भी ध्यान रखता है कि कहीं पे भी कुछ गलत ट्रांजैक्शन ना हो, किसी भी शेयर्स का गलत यूज़ ना किया जाए, और मार्केट सबके लिए न्यूट्रल रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बहुत बेसिक से समझाया कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है और कौन कौन से रेगुलेटर होते हैं और एक्सचेंज क्या होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया और आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पहले क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, फिर मैं अगली वीडियो स्टार्ट करूंगा। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आने वाले टाइम में ये सीरीज़ और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जब हम कंपनीज़ के एनालिसिस में जाएंगे तो हम रियल लाइफ का एग्जांपल लेके कंपनीज़ को एनालाइज करेंगे। तो आप ये सीरीज़ को फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे और भी आइडियाज़ दे सकते हैं कि इस सीरीज़ में हमें और क्या इंक्लूड करना चाहिए।